तो चलिए, आप लोगों का कमेंट आ रहा था कि सर साइंस का जो है आप एक बार 20 ऐसे क्वेश्चन बता दीजिए जो हमारे डायरेक्ट एग्जाम में आ जाए, क्योंकि मेरे एग्जाम का तो समय है ही नहीं। तो आप लोगों का कमेंट को पढ़ करके और आज हम ले करके आए हैं साइंस के 20 ऐसे क्वेश्चन जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आपको ये क्वेश्चन याद होगा तो ये जरूर बोल दीजिएगा कमेंट में कि सर हमें याद था, और अगर ना होगा 20 प्रश्न याद तो कोशिश ये कीजिएगा कि सारे क्वेश्चन को कॉपी में लिख करके और याद करके एक बार सुना दिया जाए, क्योंकि ये वो सारे क्वेश्चन है जो एग्जाम में बार बार रिपीट होते हैं। अगर आप ऑफलाइन पढ़ते हो नजदीक तो वहां आपको ये सारा क्वेश्चन क्लियर करा दिया गया होगा, और नहीं कराया गया है तो आज ये क्वेश्चन क्लियर कर लो। ठीक है, तो चलिए आज के इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक चीज आपको बता देते हैं, अगर आपको क्वेश्चन वो आएगा तो कमेंट में लिख दीजिएगा सर 20 में से हमें इतना क्वेश्चन याद था, और ना आएगा तो सब क्वेश्चन को लिख लीजिएगा। तो यहाँ पे पहला क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे एग्जाम में, तो क्या जवाब दीजिएगा, तारे क्यों टिमटिमाते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका आंसर दिया गया है, बट हम आसानी तरीका से आपको समझाने का प्रयास करेंगे। तो पहले यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि तारों से आने वाला प्रकाश जब वायुमंडल की विभिन्न घनत्व वाली परतों से गुजरता है तो उसका अपवर्तन बार बार बदलता रहता है। इसी कारण से तारे जो है कभी कम और कभी अधिक दिखाई देते हैं, जिसे हम लोग तारे का टिमटिमापन कहा जाता है। आपको ये समझ में ना आएगा, अब हम समझाएंगे तो समझ आएगा, क्योंकि ये तो क्वेश्चन था, ये लिखा था, ऐसा आपको किताब में भी देखने को मिल जाएंगे, बट यहाँ आने का तो फायदा होनी चाहिए ना जी। समझिएगा ध्यान से। जैसे यहाँ पे अगर हम बात करें तो ये हमारा पृथ्वी है, ठीक है जी, और यहाँ से बहुत दूर पर क्या है, तारा है। जब यहाँ से तारा के प्रकाश की किरण जब पृथ्वी में आती है, मतलब कि पृथ्वी पर आती है, हमारे आंखों तक आती है, ठीक है, आपके भी आंखों तक आती है, तो इसे क्या करना पड़ता है भाई, वायुमंडल से गुजरना पड़ता है। ठीक है, ये जो आते हैं ना तो इसको वायुमंडल से क्या करना पड़ता है, गुजरना पड़ता है। और वायुमंडल का सबसे बड़ी चीज, मेन पॉइंट यही है, इसे किस चीज से गुजरना पड़ता है भाई, तो वायुमंडल से गुजरना पड़ता है, वायुमंडल से। अब एक चीज ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल का कहीं घनत्व ज्यादा होता है तो कहीं घनत्व कम होता है। वायुमंडल का घनत्व एक जैसा नहीं होता है, मतलब कभी वायुमंडल का घनत्व कम होगा तो कभी वायुमंडल का घनत्व ज्यादा होगा। ठीक है, ज्यादा होगा। अब ध्यान दीजिएगा, ज्यादा होगा, यहाँ पे कहने वाली बात यह है कि जब तारा की जो मतलब रोशनी होती है, जो स्टार की जो रोशनी होती है, जो किरण होता है, जब वायुमंडल के अलग अलग घनत्व, मतलब कि किसी का कम घनत्व किसी का ज्यादा घनत्व, अलग अलग घनत्व में आती है ना, तो उसका अपवर्तन बार बार होता है, जिस कारण से हमें तारा जो है ना टिमटिमाते हुए नजर आता है। मतलब याद रख लीजिएगा, वायुमंडल अपवर्तन, ठीक है ना जी, अपवर्तन एक याद रख लो, बस हो जाएगा, काम बन जाएगा, अपवर्तन। यानी अपवर्तन के कारण जो है भाई तारा बार बार टिमटिमाते हुए नजर आता है। और अपवर्तन से याद रख लीजिएगा, अपवर्तन कब होता है, जब माध्यम बार बार बदलते रहता है। तो माध्यम बार बार कब बदलेगा, जब घनत्व कम और ज्यादा रहेगा। हम कहेंगे क्या कि हमसे जो यानी कि पृथ्वी से जो है तारे बहुत दूर होते हैं, जब उसका प्रकाश की जो रोशनी होती है वो हम तक आती है तो उससे वायुमंडल के अलग अलग घनत्व वाले परतों से गुजरना पड़ता है। मतलब कि वायुमंडल के अलग अलग परतों से क्या करता है, इसे गुजरता है, जिससे क्या होता है, बार बार अपवर्तन होता है। और इसी तरीका से क्या होता है भाई साहब, तो इसी तरीका से हमें तारे जो टिमटिमाते हुए नजर आती है। भाई थोड़ा टाइम लगेगा, इंतजार करो, बट पूरा सीख करके जाओ। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछेगा, दूरदृष्टि दोष क्या है। अब दृष्टि दोष एग्जाम में बार बार रिपीट होता है, और ये 2019 के भाई पेपर में पूछा था कि दूरदृष्टि दोष क्या है। अब समझिएगा, यहाँ पे लिखा जा रहा है कि दूरदृष्टि दोष वह नेत्र दोष है जिसमें व्यक्ति पास की वस्तुएं साफ नहीं देख पाता है, लेकिन दूर की वस्तु स्पष्ट दिखाई देता है। बस सिंपल है, दूरदृष्टि दोष में क्या होता है भाई, समझ लीजिए, ये तो मोस्ट इंपॉर्टेंट है। दूरदृष्टि दोष में भाई दूर का वस्तु दिखेगा, यानी वैसा दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखती है और निकट की वस्तु ना दिखती है। मतलब अगर हम यहाँ पर कोई चीज पढ़ेंगे तो हमें ना दिखेगा, लेकिन दूर की वस्तु दिखेगा। यही मेन पॉइंट है, याद रखिएगा भाई साहब। दूर दृष्टि दोष में क्या होता है, दूर की वस्तु दिखता है, और निकट की अगर बात करें, निकट की दृष्टि जो है ना, निकट की वस्तु नहीं दिखता है। याद रहेगा, दूर दृष्टि दोष क्या है कि वैसा दृष्टि दोष जिसमें दूर की वस्तु दिखे और निकट की वस्तु ना
ना दिखे, उसे हम लोग कहेंगे दूरदृष्टि दोष। इसके बाद यहाँ पे एक और आता है, एक आता है भाई निकट दृष्टि दोष क्या है, निकट दृष्टि दोष क्या है। और ये सब आपको हमेशा भाई याद रखना ही पड़ेगा क्योंकि ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ठीक है। दृष्टि दोष क्या है, तो निकट दृष्टि दोष में क्या होता है, निकट की वस्तु दिखेगा बट दूर की वस्तु ना दिखेगा। ये थोड़ा रखना असंभव है आपको, मतलब कि दूसरे टाइप का लगेगा, बट याद कर लीजिए निकट दृष्टि दोष में निकट दिखेगा और दूर में दूर दिखेगा, ठीक है। और बाद बाकी दूर में नजदीक ना दिखेगा और नजदीक में दूर ना दिखेगा। और ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनता है कि दूरदृष्टि दोष को सुधारने के लिए हम लोग किस लेंस का प्रयोग करेंगे। तो दूरदृष्टि दोष को सुधारने के लिए हम लोग उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, ठीक है। उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे, उत्तल लेंस का प्रयोग करेंगे। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए हम लोग अवतल का प्रयोग करेंगे, अवतल का प्रयोग करेंगे। और ये हम इतना कॉन्फिडेंस से क्यों बोले हैं, क्योंकि हमें एक चीज याद है, उत्तल लिखने में टोटल यहाँ पे 3 शब्द आता है और अवतल लिखने में यहाँ पे टोटल 4 शब्द आता है। यानी उत्तल अगर लिखेंगे भाई साहब तो हमको 3 वर्ड लिखना पड़ेगा, बट यहाँ पे 4 को शब्द लिखना पड़ेगा। उसी प्रकार के अगर हम दूर लिखेंगे तो इसमें 2 शब्द और यहाँ पे निकट लिखेंगे तो इसमें भाई 3 शब्द लिखना पड़ेगा। ध्यान दीजिएगा। तो जिसको ज्यादा लिखने में, मतलब देखिएगा यहाँ पे 3 है, इससे ज्यादा वाला ये है, मतलब कि दूर लिखने में हमको कम वर्ड लगेगा और निकट लिखने में हमको ज्यादा लगेगा। तो इसीलिए अवतल में ज्यादा तो ज्यादा वाला लग जाएगा और कम वाला लग जाएगा। समझे कि ना समझे। यानी कहने का मेरा मतलब ये है कि दूर लिखने में कम समय, उसी तरीके से उत्तल लिखने में कम समय, तो दूर वाला चल जाएगा उत्तल में, और अवतल लिखने में देखो ज्यादा समय और निकट भी लिखने में ज्यादा समय, तो यहाँ पे ये ज्यादा वाला में चल जाएगा। समझे जी सर, बिल्कुल समझ गए। और ये सारी चीज आपको याद होनी चाहिए और कोशिश ये करो कि सारी चीज को कॉपी पर लिख लेना, क्योंकि भाई बहुत इंपॉर्टेंट है और एग्जाम में ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। और दूरदृष्टि दोष में याद कर लीजिएगा कि दूरदृष्टि दोष में जो है ना भाई, प्रतिबिंब रेटिना के पीछे बनता है, ठीक है। दूरदृष्टि दोष में जो प्रतिबिंब बनता है रेटिना के पीछे बनता है और निकट दृष्टि दोष में रेटिना के आगे बनता है। याद रहेगा जी सर, बिल्कुल याद रहेगा। एक बार आप लोग स्क्रीनशॉट भी ले सकते हैं या फिर अगर आप चाहे तो आप अपने कॉपी में भी लिख सकते हैं। चलिए, तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा। चलिए अगला क्वेश्चन एग्जाम में आपके पूछे जाएंगे कि सूर्य के प्रकाश स्रोत के वे 2 घटक जो हमें दिखाई नहीं देते हैं। ये भाई साहब 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है और आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। तो सूर्य के प्रकाश के वे 2 घटक जो मानव आंख से नहीं देखा जा सकता है, और यहाँ पे जो है ना ये मोस्ट इंपॉर्टेंट लाइन है और एग्जाम में भी पूछता है, ठीक है। नंबर 1 परावैंगनी किरणें और नंबर 2 है अवरक्त किरणें। और परावैंगनी किरणें के बारे में थोड़ा जानकारी ले लीजिए। परावैंगनी किरणें अगर किसी भी मनुष्य या फिर किसी भी जानवर या फिर किसी भी वस्तु पर पड़ा तो वहीं वो खत्म हो जाएगा, बहुत हानिकारक होता है और ये हमें दिखता भी नहीं है। तो इसका जो है ना रखवाला कौन है, इसका देखभाल मतलब कि इसको नष्ट कौन करता है, तो भाई ओजोन परत करता है, जिसका सूत्र अनुसूत्र होता है O3। ओजोन परत जो है ना, ये मान के चलिए पृथ्वी है, तो पृथ्वी से कुछ दूरी पर, ठीक है, पृथ्वी से कुछ दूरी पर जो है ओजोन परत है। क्या है, ओजोन परत है, जिसका O3 अनुसूत्र है। और ये सूर्य से आने वाली जो परावैंगनी किरणें होती है, जो यूवी किरणें होती है, इसे ये रोकता है। और जिस दिन ये खत्म हो गया उस दिन भाई दुनिया खत्म हो जाएगा, याद रखना। तो यहाँ पे याद क्या रखेगा कि सूर्य के प्रकाश के 2 घटक का नाम अगर आपसे पूछ देगा तो आप कह दीजिएगा सर परावैंगनी किरण हो जाएगा और एगो अवरक्त किरण हो जाएगा, जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। समझ आया कि नहीं आया। देखिए, जो समझाने वाली चीज है उसे हम समझाने का बिल्कुल प्रयास कर रहे हैं, और जो आपको याद करने वाली चीज है वो आपको याद करना पड़ेगा, क्योंकि परावैंगनी किरणें से जो क्वेश्चन बना वो हमने आपको बता दिया, और यहाँ पे अवरक्त किरणें वाला भी उसी टाइप से है। तो याद कर लीजिए। अभी अगर ना लिख पाइएगा कॉपी में तो स्क्रीनशॉट मान लीजिए। कितना समय लगेगा, एक बार ऐसे खींचिएगा आपका स्क्रीनशॉट हो जाएगा। चलिए, अगला एग्जाम में आपके क्वेश्चन पूछा जाएगा, ध्यान दीजिएगा। कहा जा रहा है कि नाभिकीय संलयन क्या है। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे जब आए हो तो समझ के जाओ। नाभिकीय संलयन में क्या होता है, 2 या 2 से अधिक नाभिक
मिल करके, ठीक है, दो या दो से अधिक नाभिक मिल करके एक बड़ा नाभिक का निर्माण करता है। संलयन का मतलब होता है मिलना, संलयन का मतलब होता है मिलना। समझ लीजिए भाई, संलयन हो जाए, ठीक है ना, संलयन हो जाए या फिर आपका संयोजन हो जाए, संयोजन हो जाए, याद रख लेना, इसका मतलब होता है मिलना। और इसमें दो या दो से अधिक मिल करके जो है बड़ा का निर्माण करता है। क्या याद रखिएगा संलयन में, तो हम एक चीज याद रखेंगे, संलयन का मतलब होता है मिलना। और नाभिकीय संलयन यानी कि नाभिक का मिलना। और अगर पानीय संलयन रहता तो पानी का मिलना, अगर नदीय संलयन रहता तो नदी का मिलना। समझ रहे हो? तो यहाँ पे क्या कहा जा रहा है कि नाभिकीय संलयन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक मिल करके जो है बड़ा नाभिक का निर्माण करता है। इसे हम लोग कहते हैं नाभिकीय संलयन। और ये एग्जाम में भाई रिपीट होता है। हम तो सबसे पहले कहते हैं इसे क्लियर कर लो, इसे हर हाल में क्लियर कर लो। और इसके साथ ही साथ एक और क्वेश्चन बनता है हमें, नाभिकीय विखंडन। नाभिकीय विखंडन, चलो इसका आंसर बता सकते हो आप? ये जी सर हम बिल्कुल बता देंगे। अगर लिखने वाला रहता ना तो टाइप करके आपको बता देते। तो नाभिकीय विखंडन का मतलब होता है एक बड़ा नाभिक टूट करके छोटे छोटे नाभिक में विभक्त हो जाना। ठीक है, ये बड़ा टूट करके छोटे छोटे में बट गया। समझ आई बात? तो आप कहिएगा जी सर बिल्कुल आ गई। चलिए एक बार बता दीजिए, क्योंकि भाई यहाँ तो आपके कमेंट को ना पढ़ूंगा बट बैठ करके देखूंगा आपके कमेंट को, कितने सारे बच्चे लोग जो है ना हाँ बोल रहे हैं, कितने ना बोल रहे हैं। ना भी बोलिएगा ना तो इससे भी अच्छे तरीका से समझाने का प्रयास करेंगे। हमारी तरफ से यहाँ पे पूरा फुल पावर लगा हुआ है। बट आपको आ रहा है या फिर ना आ रहा है ये भी कंफर्म बोल दीजिएगा। तो ये समझ गए जी, नाभिकीय विखंडन का मतलब एक बड़ा नाभिक टूट करके छोटे छोटे नाभिक में विभक्त हो जाना नाभिकीय विखंडन कहलाता है। और नाभिकीय संलयन का मतलब होता है दो या दो से अधिक छोटे छोटे नाभिक मिलकर के एक बड़े नाभिक का निर्माण करना। यहाँ पे देख लीजिएगा कि नाभिकीय संलयन वह प्रक्रिया जिसमें दो हल्के परमाणु नाभिक आपस में मिल करके भारी नाभिक बनाता है। इस प्रक्रिया में बहुत अधिक ऊर्जा होती है, मतलब कि उत्पन्न होती है। सूर्य का मतलब सूर्य में ऊर्जा का निर्माण नाभिकीय संलयन के द्वारा होता है। इसमें एक जो है ना लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, सूर्य। सूर्य किस किस पर काम करता है? सूर्य जो होता है भाई साहब नाभिकीय संलयन पर काम करता है। ठीक है, सूर्य किस मतलब कि कर देगा एग्जाम में, बार बार एक बार पूछ दिया था कि सूर्य जो होता है किस पर काम करता है? नाभिकीय संलयन पर। अगर आप मंथली एग्जाम या फिर जो 6 मंथ पर होता है ना हाफ ईयरली एग्जाम या फिर ये सब दिए होगे ना एग्जाम, 2-4 एग्जाम, तो उसमें आपको ये क्वेश्चन देखने को जरूर मिल जाएंगे। क्योंकि सूर्य जो होता है ना किस किस पर काम करता है, तो नाभिकीय संलयन पर। चलिए भाई 4 नंबर क्वेश्चन तो हमने समझाया, बट आपको आया कि ना आया एक बार जरूर बोलिए, क्योंकि हम तो देखेंगे ना जी कौन बोल रहा है आया या फिर ना आया। और ना आएगा तभी भी बोल दीजिएगा, आएगा तभी भी बोल दीजिएगा, क्योंकि हम तो भाई समझाने में पूरा प्रयास कर ही रहे हैं। बट कहीं कमी हो तो जरूर बता दीजिएगा। अगला क्वेश्चन, विद्युत चुंबकीय प्रेरण से आप क्या समझते हैं? एक लाइन में इसका आंसर क्या लिखा गया है कि विद्युत चुंबकीय प्रेरण वह घटना है जिसमें किसी चालक से संबंध चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन होने पर उस चालक में विद्युत धारा उत्पन्न हो जाती है। अब एक चीज बताइए, ऐसा तो आपके किताब में भी लिखा गया है, बट यहाँ आप क्यों आए? क्योंकि सर हमें बताएंगे इस तरीका से जो याद हो जाए। तो समझ लीजिए, विद्युत चुंबकीय प्रेरण का मतलब चुंबक के जरिए विद्युत का निर्माण होना। किसके जरिए भाई? चुंबक के जरिए विद्युत का निर्माण होना क्या कहलाता है? विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहलाता है। अब समझिएगा हम क्या समझाना चाहते हैं। जैसे यहाँ पे कहा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, ठीक है ना जी, चुंबकीय फ्लक्स में, ठीक है जी, यहाँ पे क्या कहा जा रहा है? चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण, ठीक है जी, परिवर्तन। अब चुंबकीय फ्लक्स क्या होता है ये आपको जानना 100% जरूरी है। तो चुंबकीय फ्लक्स का मतलब होता है, यहाँ पे मान लीजिए कोई चालक है, ठीक है जी, कोई भी चालक है। अब किसी भी चालक से अगर हम लंबवत में, ठीक है जी, किसी भी चालक से अगर हम लंबवत में चुंबकीय बल रेखाएं जिसको बोला जाएगा, तो चुंबकीय बल रेखाएं भेजेंगे, ठीक है, तो वो कहलाएगा हमारा क्या भाई साहब?
तो वो कहलाएगा आपका चुंबकीय फ्लक्स। चुंबकीय फ्लक्स का मतलब होता है किसी भी चालक से लंबवत हम चुंबकीय बल रेखाएं क्या करेंगे, प्रवाहित करेंगे। ऐसे में आपको भी ये भी चीज लिखवाए होंगे ना जी, आपको विद्युत धारा चैप्टर में एक लिखवाए होंगे जिसमें कहे थे धारा घनत्व कहे थे, आपको याद है आपको या फिर नहीं याद है ये भी बोल दीजिएगा। अनुप्रस्थ काट क्षेत्रफल ये सारी चीज बताया है, बट यहाँ पे हमको क्या समझाना है, इसमें एक ऐसा ट्रिक बता देना है जो आपको याद हो जाए। याद करने का नियम आपको बताता हूं, याद रख लीजिएगा कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण किसी भी चालक में जो ऊर्जा मतलब कि जो विद्युत बनता है, ठीक है, माने कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण चालक में उत्पन्न ऊर्जा को, ठीक है ना जी, नहीं उत्पन्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, उत्पन्न यहाँ पे क्या हो जाएगा, धारा को, ठीक है ना, उत्पन्न धारा को हम लोग कहते हैं चुंबकीय विद्युत चुंबकीय प्रेरण। फिर से समझिएगा भाई, चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण चालक में उत्पन्न धारा को कहा जाता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण। क्या समझे, एक बार फिर से समझिए। अरे आए हो तो 4 बार 5 बार 6 बार समझ के जाओ। क्या कहा जा रहा है कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण चालक में उत्पन्न धारा को क्या कहा जाएगा, विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहा जाएगा। समझे या फिर ना समझे ये भी बता दीजिए। अगर कोई भी बच्चा बोल देगा ना जी ना समझे तो फिर से समझाने का प्रयास करेंगे, क्योंकि भाई यहाँ पे जब आए हो तो इसका फायदा आपको जरूर मिलना चाहिए। समझे कि ना समझे भाई, तो आपको एक बार बोल देना जरूरी है। चलो, तो यहाँ पे समझ गए कि चुंबकीय फ्लक्स में परिवर्तन के कारण चालक में उत्पन्न धारा को विद्युत चुंबकीय प्रेरण कहते हैं। किताब में हाथा हाथा आंसर देगा, जा करके एक बार किताब वाला पढ़ के देख लीजिएगा। यहाँ पढ़ो ना भाई, इसी तरीके से तो आपको मिलेगा। जाइएगा गूगल पे छापिएगा, यूट्यूब पे छापिएगा, तो सब ऐसा ही बताएगा, बट ये समझ लीजिए सिंपल तरीका। तो एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बार बार बोल रहा हूँ, एक बार ले लीजिए स्क्रीनशॉट। चलिए ले लिए होंगे, अगला यहाँ पे देखिए। चलिए यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा। सबसे सिंपल तरीका पहले आपको बताता हूँ। यहाँ पे आज आपको सब्जेक्टिव में समय लग रहा है, बट आपको पूरा तरीका से समझ आ रहा है, ये जरूर बात आप ध्यान में रख लीजिएगा। यहाँ पे 1 एम्पियर कहा जा रहा है। 1 एम्पियर से आप क्या समझते हैं, तो 1 एम्पियर का मतलब भाई साहब आप लोगों को तो पता भी होगा कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा होता है जिसमें 1 सेकेंड में जो है 1 कूलम आवेश एक सिरे में मतलब किसी भी चालक में एक सिरे में प्रवेश करता है तथा दूसरे सिरे से क्या हो जाता है, निकल जाता है। ना आए तो सिंपल तरीका समझिएगा। 1 एम्पियर को मतलब 1 एम्पियर अगर आपसे एग्जाम में पूछे तो कैसे लिखिएगा, तो आप लिख दीजिएगा कि 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है, इतना आपको लिख देना है, ठीक है ना। 1 एम्पियर वह विद्युत धारा है जिसमें क्या होता है, 1 कूलम आवेश किसी चालक के एक सिरे से प्रवेश करता है और तथा 1 सेकेंड में ही वो क्या मतलब कि दूसरे चालक के दूसरे मतलब कि सिरे से क्या हो जाता है, बाहर निकल जाता है। तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, 1 एम्पियर बोलते हैं। ना समझ में आए तो 1 कूलम बटा 1 सेकेंड को बोला जाएगा 1 एम्पियर। ये तो समझ आएगा ना जी, ये समझ आ जाएगा जी सर, बिल्कुल आ जाएगा। बस इतना इजी आपको लिखना ना है एग्जाम में, आपको जो थोड़ा इस टाइप से लिखना है जो एग्जाम में आए, या फिर ऐसे भी आप लिख सकते हो। एक चीज ध्यान दीजिएगा, 1 कूलम आवेश में जो होता है ना 6.25 गुने 10 का पावर 18 गो इलेक्ट्रॉन, इतना इलेक्ट्रॉन होता है। तो आप ये भी कह सकते हो कि अगर आपसे पूछे 1 एम्पियर तो जब 6.25 गुने 10 का पावर 18 इलेक्ट्रॉन किसी चालक के एक सिरे में प्रवेश करते हैं, मतलब कि प्रवेश करते हैं तो दूसरे सिरे में जो है दूसरे सिरे से क्या होते हैं, निकल जाते हैं। और ये सब प्रक्रिया अगर 1 सेकेंड में होती है तो उससे 1 एम्पियर कहते हैं। तो इसे याद करने का बहुत सारा तरीका है, सिंपल तरीका यहाँ पे समझ लीजिए। 1 कूलम आवेश को इसमें से प्रवेश किया जाएगा और इधर से 1 सेकेंड में निकल जाएगा, तो उसे 1 एम्पियर कहेंगे। समझ आ गया जी सर, बिल्कुल आ गया। अगला क्वेश्चन देखिएगा, कहा जा रहा है आयोडीन युक्त नमक की सलाह क्यों दी जाती है। भाई बोर्ड एग्जाम में अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछ देना तो आप आसानी तरीके से इसे लिख दीजिएगा। क्या कहा जा रहा है कि आयोडीन युक्त नमक की सलाह इसीलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक तत्व है। ये सिंपल किसको ना लिखने आएगा, ये तो आप लिख दीजिएगा ना कि आयोडीन की सलाह इसीलिए दी जाती है, आयोडीन युक्त नमक की सलाह इसीलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत ही क्या है, आवश्यक तत्व है। और क्या करता है आयोडीन, समझिएगा। आयोडीन जो आता है ना, यह थायराइड ग्रंथि को सही काम करने में सहायता देता है। यानी आयोडीन अगर रहेगा तो थायराइड ग्रंथि काम करेगा। और अगर एक बात सुन लीजिए, थायराइड ग्रंथि अगर काम ना करेगा,
कब? जब उसको आयोडीन ना मिलेगा। जब उसको आयोडीन ना मिलेगा तब ये थायराइड ग्रंथि अगर काम ना करेगा तो घेघा रोग हो जाएगा। घेघा रोग का मतलब गला पर जो है ना इतना जाके निकल जाता है। समझ रहे हो? कहने का मतलब यही है कि आयोडीन युक्त नमक की सलाह इसीलिए दी जाती है क्योंकि भाई घेघा रोग ना होके, यानी घेघा रोग से बचने के लिए क्या किया जाता है? आयोडीन युक्त नमक की सलाह दिया जाता है। और इतना भी ना सिंपल याद रहे तो भाई अगर एग्जाम में लिखना होगा ना जी, तो ये लिख दीजिएगा कि आयोडीन युक्त नमक की सलाह इसीलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन हमारे लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है, बहुत ही आवश्यक तत्व है, क्योंकि यह थायराइड ग्रंथि को स्रावित करता है। मतलब कि थायराइड ग्रंथि को काम करने में क्या करता है भाई? ये सहायता करता है। और थायराइड ग्रंथि अगर काम करना बंद कर देगा, थायराइड ग्रंथि अगर काम ना करेगा ना जी, तो क्या हो जाएगा? घेघा रोग हो जाएगा। अब एग्जाम में कैसे लिखेंगे? ये तो हम बोल देते हैं, आप लोग सुन लेंगे, बाद में भूल जाएंगे। बट एग्जाम में लिखने के लिए एक पॉइंट उठा लो इसमें से, थायराइड ग्रंथि, बस आपको यही रटना है। क्या कहिएगा कि भाई देखिएगा, थायराइड ग्रंथि अगर काम ना करेगा ना जी, तो आपका घेघा रोग हो जाएगा। समझ रहे हो? थायराइड ग्रंथि काम ना करेगा। थायराइड ग्रंथि काम ना करेगा कब? जब उसको आयोडीन ना मिलेगा। तो समझे या फिर नहीं भाई? ये सारी क्वेश्चन आपको 100% आनी चाहिए। आयोडीन की कमी की मतलब कि आयोडीन युक्त नमक की सलाह इसीलिए दी जाती है क्योंकि आयोडीन हमारे शरीर के लिए बहुत आवश्यक है। अगला यहाँ पे देखो कहा जाएगा, धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र एवं इसका दो उपयोग बताइएगा। ये आपको हम ऑब्जेक्टिव में बार बार रिपीट करवाते रहते हैं कि धोबिया सोडा क्या होता है। तो धोबिया सोडा का रासायनिक सूत्र यहाँ पे देख लो, Na2CO3 इंटू 10H2O, इसको बोला जाएगा सोडियम कार्बोनेट। क्या बोला जाएगा? सोडियम कार्बोनेट बोला जाएगा। और धोबिया सोडा मतलब धोने वाला, तो इसका उपयोग कपड़ा धोने में किया जाएगा। और कठोर जल को मृदु सॉफ्ट करने में, कठोर जल का मतलब यहाँ पे होता है कि जो हम लोग यूज ना करते हैं, हम लोग पीते ना है, जैसे कि खारा पानी, समुद्र का पानी हो गया, तो वो कठोर जल होता है। और कठोर जल को सॉफ्ट बनाने के लिए, नरम बनाने के लिए क्या किया जाता है? धोबिया सोडा का उपयोग किया जाता है। आया समझ में कि ना? एक बार कंफर्म कर दीजिए भाई, क्योंकि 20 प्रश्न इंपॉर्टेंट है और ये चीज आनी चाहिए। अगर आपको कोई भी दिक्कत हो तो आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए और इसे एक बार जरूर याद कर लीजिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएगा कि धातु और अधातु में अंतर बता दीजिए। इसमें अंतर आपको बताना क्या है? सिंपल तरीका याद कर लेना है। धातु चमकदार होता है, अधातु चमकदार ना होता है। धातु में भी करंट पास होता है, धातु विद्युत का चालक होता है, और अधातु विद्युत का अचालक होता है, कुचालक होता है। धातु को पीटेंगे तो टन टन बजेगा, और धातु को पीटेंगे तो टन टन ना बजेगा। इस तरह से आप क्या कर सकते हो? याद कर सकते हो। या फिर अगर वो याद ना करना हो के, आप ये भी कर सकते हो। या आघात व धन्य होती है, इसमें तन्यता का गुण पाया जाता है, इसमें तन्यता का गुण ना पाया जाता है। तो धातु अधातु के बीच अंतर बहुत आसान है, ये आपको 100% आनी चाहिए। और आज याद कर लो, याद ना होगा भाई लेकिन रट लेना। रटना तुम बिल्कुल मत, क्योंकि अभी सिंपल समझ लिया ना जी, 2-4 क्वेश्चन उठा के धर देना, आ जाएगा। याद कर लीजिएगा और इसे लिख लीजिएगा। अगला क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा, मिश्र धातु किसे कहते हैं? 2 मिश्र धातु के नाम लिखिए। तो मिश्र धातु का मतलब होता है जिसमें 2 या 2 से अधिक धातु या फिर अधातु मिल करके बना। ठीक है, जैसे आपको अभी नाभिकीय संलयन समझाया, तो नाभिकीय संलयन में 2 या 2 से अधिक नाभिक मिल रहा था। सेम टू सेम वही है। मिश्र का मतलब मिलना, और मिश्र यहाँ पे समझ लो ना, मिश्र मतलब कि मिलना। अब किसको मिलना? तो धातु भी मिलेगा, अधातु भी मिलेगा, कोई दिक्कत नहीं है। यानी 2 या 2 से अधिक धातु या फिर धातु और अधातु मिल करके जो है मिश्र धातु का निर्माण करता है। और यहाँ पे आपको 2 चीज याद रख लेना है, पीतल जो है और कांसा जो है, ये मिश्र धातु है। ये सब आपको याद ना करना है, सिर्फ ये याद कर लेना है कि पीतल जो है और कांसा जो है क्या है भाई साहब? एक मिश्र धातु है। ठीक है, क्या है जी? एक मिश्र धातु है। और अगर हम बात करें तो ये जो पीतल है ना, वो तांबा और जस्ता का बना होता है, और एक कंसा जो है तांबा और टीना का बना होता है। ठीक है, याद रहेगा। उसके बाद इसका उपयोग, पीतल का उपयोग बर्तन सजावटी सामान में और मूर्ति सिक्के बनाने में। कांसा का उपयोग कहाँ पे होता है? ये तो आप जानते हो। पीतल का उपयोग बर्तन उर्तन में, ये तो यूज देखते हो। तो ये सारी चीज इसमें लिख देना है। मिश्र धातु का पॉइंट याद रखो, 2 या 2 से अधिक धातु या फिर धातु मिल करके क्या करेगा? मिश्र धातु का निर्माण करेगा। अगला क्वेश्चन यहाँ पे पूछा जाएगा, किण्वन की क्रिया क्या है? इसमें कौन सी गैस निकलती है?
तो सबसे पहली चीज यहाँ पे समझ लीजिए, किण्वन में क्या होता है, CO2 गैस बाहर निकलता है। ठीक है, ये याद रख लेना, किण्वन में जो है कौन सी गैस निकलती है, तो कार्बन डाइऑक्साइड गैस बाहर निकलती है। और कहा जा रहा है कि किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें यीस्ट की उपस्थिति में शर्करा अपघटन होकर अल्कोहल बनता है। बस एक ही आपको चीज याद रखना है, बस एक ही चीज, किण्वन में क्या बनता है। ठीक है, किण्वन की क्रिया में क्या बनता है, अल्कोहल बनता है। क्या बनता है जी, अल्कोहल बनता है। और कैसे बनता है, तो शर्करा का अपघटन होकर के। क्या याद रखिएगा, किण्वन में क्या होता है, ईस्ट की उपस्थिति में, बस एक याद कर लो यहाँ पे, दूसरा यहाँ पर याद कर लो, और तीसरा अल्कोहल याद कर लो। यानी किण्वन में क्या होता है, किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जो ईस्ट की उपस्थिति में, यहाँ पे देख रहे हो ना, ईस्ट की उपस्थिति में शर्करा का अपघटन होकर के क्या बनता है भाई, अल्कोहल बनता है। याद रहेगा जी सर, बिल्कुल याद रहेगा कि किण्वन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होता है, ईस्ट की उपस्थिति में, ठीक है, ईस्ट की उपस्थिति में शर्करा का अपघटन होकर के अल्कोहल बनता है। याद रहेगा जी, बिल्कुल याद रहेगा। और अल्कोहल बनता है, इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है, किण्वन की क्रिया। और इसमें CO2 गैस यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड गैस जो है भाई बाहर निकलती है। अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, पहले इसे स्क्रीनशॉट ले लो, याद कर लीजिएगा। ठीक है, अगला एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा कि जस्ता के दो अयस्क के नाम बताए तथा इसका उपयोग बताए। ये तो समझाने वाली बात है नहीं, याद कर लीजिएगा, जिंक ब्लेड, जिंक साइड, ZnCO3। और इसका उपयोग जिंक धातु बनाने में, रबर उबर कीटाणु बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। और स्काइलेलाइट, जिंक सलाइड, ZnS, इसका उपयोग जिंक धातु बनाने में और पेंट और प्रकाशक में किया जाता है। इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए जल्दी से भाई, और इसको भी कंप्लीट तरीके से याद कर लीजिएगा। चलिए, अगला क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा जाएंगे, श्वसन क्या है। श्वसन क्या है समझ लो ध्यान से। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव ऑक्सीजन को ग्रहण करता है, और ग्रहण करके क्या करता है, भोजन जो हम लोग करते हैं ना, उसे वो मतलब कि अलग अलग पार्ट में तोड़ता है। यानी कि श्वसन का काम यही होता है, बस एक ही काम होता है श्वसन का भाई। एक चीज आपको यही याद रखना है, श्वसन, ठीक है ना जी। श्वसन का यहाँ पे काम क्या होता है, श्वसन का भाई एक ही काम होता है, श्वसन का काम भोजन को तोड़ना। किसको तोड़ना, भोजन को तोड़ना। यानी भोजन को तोड़ने की भी प्रक्रिया को हम कह देंगे श्वसन। तो जी सही है, बिल्कुल सही है, क्योंकि हम लोग सांस लेते हैं तो सांस में ऑक्सीजन लेते हैं, और ऑक्सीजन जाता है और भोजन को तोड़ता है, और भोजन को तोड़ करके क्या करता है भाई, ऊर्जा में बदलता है। समझ रहे हो ना। श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें जीवित कोशिकाएं ऑक्सीजन का उपयोग करके क्या करते हैं, भोजन को ऊर्जा के रूप में बदलते हैं, और इसके साथ कार्बन डाइऑक्साइड और जल को भी क्या करते हैं भाई साहब, उत्सर्जित करते हैं। समझे कि ना समझे, आपको कोई भी किताब का आंसर याद नहीं करना है, बस एक ही चीज जान लेना है, श्वसन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें कोई भी जीव ऑक्सीजन को ग्रहण करता है। हम लोग तो ऑक्सीजन को ग्रहण करते हैं, और ग्रहण करने के बाद भोजन को ऊर्जा में बदलता है। श्वसन का एक काम होता है भोजन को ऊर्जा में बदलना, यानी हम लोग जो खाते हैं उसको एनर्जी में कन्वर्ट करना ही श्वसन कहलाता है। याद कर लीजिएगा, नहीं अभी याद होना चाहिए। अगला आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा, उत्सर्जन से आप क्या समझते हैं। उत्सर्जन का मतलब होता है भाई साहब कि जितने भी हमारे शरीर में जो गंदगी, मतलब कि अगर है, जैसे अगर हम बात करें तो अब जहर कोई कोई खा लेता है, खाना में भी जहर होता है, ये बात आप जान लीजिए, बट थोड़ा सा मात्रा में रहता है। तो वृक्क क्या करता है, हमारे शरीर में जितने भी अवशिष्ट और हानिकारक पदार्थ होते हैं, ठीक है ना जी, अवशिष्ट और हानिकारक पदार्थ होते हैं, उसे बाहर निकालने का काम करता है। इसी प्रक्रिया को भाई क्या कहा जाता है, उत्सर्जन कहा जाता है। और अगर उत्सर्जन होगा तो हमारे शरीर के लिए बहुत ही आवश्यक है, ये समझ लीजिए। इस सब काम करता है वृक्क, क्योंकि वृक्क जो होता है ना, वृक्क जो होता है ना, वृक्क जो होता है भाई, वो उत्सर्जन से संबंधित होता है, और वृक्क का सारा काम होता है। जिससे आप लोग देखते हो ना, पसीना उसीना ये सारी चीज आते रहता है, सब वृक्क का कमाल है। और उत्सर्जन एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें से क्या होता है भाई साहब, जिसमें क्या होता है, हमारे जो अंदर अवशिष्ट पदार्थ है, जो हानिकारक पदार्थ है, उसे बाहर निकालने का काम कौन करता है, तो भाई वृक्क करता है। और ये क्या कहलाता है, उत्सर्जन कहलाता है। जी सर, बिल्कुल याद रहेगा, इतना सिंपल तरीका से समझा रहा हूँ, अगर याद ना होगा तो भाई समझ जाइएगा। कहा जा रहा है कि मच्छर, केंचुआ, मछली और मनुष्य के श्वसन अंग के नाम लिखे।
अब ये भी बहुत ही इम्पोर्टेंट है, आपके एग्जाम में बनेगा, एग्जाम में पूछेगा तो मच्छर ट्रेकिया से लेता है, ठीक है जी। मच्छर जो सांस लेता है ट्रेकिया से लेता है, केचुआ जो होता है ना भाई वो त्वचा से लेता है, मछली जो होता है अपना गलफरा से लेता है, मनुष्य जो होता है फेफड़ा से लेता है। ये तो आपको याद करना पड़ेगा, इसमें समय देना पड़ेगा, और ना समय दीजिएगा तो याद तो आपको होगा कि मनुष्य जो होगा फेफड़ा से, मछली जो होगा भाई गलफरा से, केचुआ जो होगा आपका त्वचा से, और मच्छर जो हो जाएगा ट्रेकिया से। एक वजह से इसी तरीका से हम पूछ लिए थे कि चलो बताओ कि तुम सांस किस चीज से लेता है, तो वो कहता है हम सांस नाक से लेते हैं। आप किससे लेते हैं ये जरूर बताइएगा, क्योंकि मनुष्य फेफड़ा से लेता है, आप कहीं नाक से लेते होंगे, ठीक है। तो यहाँ पे 15 का करेक्ट आंसर याद कर लीजिए भाई। अगला यहाँ पे देखिएगा कहा जाएगा तंत्रिका तंत्र के कार्य की चर्चा करें। तंत्रिका तंत्र शरीर के सभी अंगों की क्रियाओं का नियंत्रण एवं समन्वय करता है। देखिए तंत्रिका तंत्र का काम होता है शरीर के सब पार्ट की देखभाल करना, ठीक है। अगर यहाँ पे चोट लगेगा तो तंत्रिका तंत्र क्या करेगा, ये डायरेक्ट यहाँ से मैसेज दिमाग में भेज देगा, और दिमाग यहाँ पे देखेगा तो अच्छे यार यहाँ पे चोट लगल है, यहाँ पे कटा जाएगा। तंत्रिका तंत्र क्या करेगा, डायरेक्ट दिमाग को मैसेज देगा कि तुम्हारा अंगुली कटा है, दर्द होगा, तुम रो, तो वो दिमाग आंख को देगा। तो सब तंत्रिका तंत्र का ही कमाल है। क्या कहा जा रहा है कि तंत्रिका तंत्र जो होता है शरीर के सब ऑल इन वन अंगों को जो है ना नियंत्रण और समन्वय करता है, उसका देखभाल भी करता है। उसका काम देखिएगा, इसके काम मुख्य है शरीर में होने वाली उत्तेजनाओं को ग्रहण कर मस्तिष्क तक पहुंचाना, ठीक है ना। उत्तेजनाओं को ग्रहण करके क्या करता है, मस्तिष्क तक सारा मैसेज पहुंचाता है, मस्तिष्क से प्राप्त आदेशों को विभिन्न अंगों तक पहुंचाना, शरीर की संतुलित त्वरित प्रतिष्ठाओं का करना। अब मान के चलिए कोई एक छापर हमको मार दिया, तो हमको भी तंत्रिका तंत्र क्या करेगा, एकदम डायरेक्ट मैसेज देगा कि तुमको कोई एक छापर मारा है, और अब वो दिमाग लग गया, और दिमाग फिर क्या करेगा, मैसेज देगा कि जाओ तुम भी मारो, इस हाथ को मैसेज देगा जाओ मारो एक छापर थपाक से उसको भी भिड़वा दो। समझ रहे हो। तो ये सारा चीज होता है तंत्रिका तंत्र का ही कमाल है। और तंत्रिका तंत्र क्या करता है, शरीर के सभी अंगों का नियंत्रण करता है, देखभाल करता है। याद रहेगा जी सर, बिल्कुल याद रहेगा। बस 2-3 और क्वेश्चन है, याद कर लीजिए। कहा जाएगा प्रदूषण से आपका समझते हैं, प्रदूषण वह स्थिति है जिसमें वायु जल मृदा में हानिकारक पदार्थों की मात्रा बढ़ जाती है, जिससे पर्यावरण क्या होता है, जीवों को नुकसान होता है। अब प्रदूषण के ना जानता है, तो प्रदूषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें वायु होके, जल होके, या फिर अगर बात करें ध्वनि होके, सब में क्या होता है हानिकारक पदार्थ बन जाते हैं। हानिकारक जैसे कि कीड़े मकोड़े हो जाते हैं ना जी। अब मान के चलिए यहाँ पे घर है, और घर के आगे यहाँ पे हम नाला खोल दिए, तो इसमें कचरा बन गया, जल प्रदूषण हो जाएगा, इसमें कीड़े मकोड़े पड़ेंगे, इसे आकर के खाना में कूदेगा, ये सब करेगा, तो वो सब क्या हो जाएगा भाई, प्रदूषण हो जाएगा। चाहे अभी हाल फिलहाल में बाइक चलाते हो ना जी, तो उसमें से जो धुआं निकलता है वो सब चीज प्रदूषण है। वो हो जाएगा आपका वायु प्रदूषण हो जाएगा, जल प्रदूषण ये हो जाएगा, और बहुत सारी चीज आ जाएगा। तो प्रदूषण एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें क्या होगा भाई, वायु जल मृदा में हानिकारक पदार्थ की मात्रा बढ़ जाती है। जैसे मान के चलिए हम लोग खाना खाते हैं तो उसमें भी हानिकारक पदार्थ जाता है, लेकिन हानिकारक पदार्थ जाता है तो वृक्क समझ लेता है, अपना वृक्क उसको अलग करके छाड़ देता है। समझ रहे हो। तो यहाँ पे अगला क्वेश्चन देखिएगा, इसको भी याद होना जरूरी है। कहा जा रहा है दीर्घ रोम क्या है, इसका कार्य लिखे, ठीक है। दीर्घ रोम को बोला जाता है पहले सिलिया और श्वसन नली की अंदरूनी सतह पे पाए जाने वाला बाल जैसे सूक्ष्म रचनाएं होते हैं। तो दीर्घ रोम क्या होता है, जैसे कि कोशिका के ऊपर, ठीक है, कोशिका के ऊपर यहाँ पे देखो छोटे छोटे बाल टाइप का होता है, ठीक है, छोटे छोटे बाल टाइप का होता है। चाहे श्वास नली, मतलब सांस लेते हैं ना जी, तो श्वास नली में भी क्या होता है भाई साहब, ये सूक्ष्म मतलब कि दीर्घ रोम होता है, छोटे छोटे एकदम बाल के जैसे होते हैं। और ये काम जैसे कि क्या करता है कि अगर जैसे हम सांस लिए, और सांस लेने के दौरान, ठीक है, जितने भी अगर मान के चलिए अगर बात करें तो धूल गंदगी ये सब गया, तो उसको बाहर निकालने का जो काम होता है वो दीर्घ रोम का होता है। वो छोटे छोटे बाल के जैसा होता है, ठीक है। और अगर हम बात करें तो ये देख रहे हो ना कि ये श्वसन मार्ग में आए धूल हो गया, कीटाणु हो गया, अशुद्ध कणों को बाहर निकालने में सहायता करता है। अभी आपको क्या समझाया कि अगर हम सांस के दौरान कोई भी मतलब कि बेकार चीज, अगर धूल हो गया, कण हो गया, ये सारी चीज को ग्रहण कर लेंगे तो उसे वो बाहर निकाल के फेंक देगा। बबलगम को भी क्या करता है भाई साहब, वो फेंकता है। समझ रहे हो ना, बबलगम अब क्या है आपको पता भी नहीं होगा, ठीक है। यहाँ पे लास्ट क्वेश्चन देखिएगा, ये लास्ट है, 1 वोल्ट को परिभाषित करिए।
तो 1 वोल्ट वह विद्युत विभवांतर है जिसमें 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य 1 जूल होता है। और ये क्वेश्चन आपको 100% आनी चाहिए। यानी 1 वोल्ट अगर आपसे पूछ देगा तो 1 वोल्ट समझ लीजिएगा 1 कूलम्ब आवेश को, ठीक है, 1 कूलम्ब आवेश को विद्युत क्षेत्र के किसी भी बिंदु से यानी कि किसी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल होके तो उसे 1 वोल्ट कहेंगे। फिर से समझिएगा कि विद्युत क्षेत्र के एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक मतलब कि 1 कूलम्ब आवेश को किसी भी एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल होके तो उसे 1 वोल्ट कहेंगे। 1 कूलम्ब आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में किया गया कार्य अगर 1 जूल होके तो उसे हम लोग कहेंगे क्या भाई, 1 वोल्ट कहेंगे। आई होप कि आज का ये 1900 प्रश्न आपको अच्छी तरीका से समझ में आई होगी। हमारे जो समझाने का अंदाज था, जो समझाने का तरीका था, वो हम अपनी तरफ से पूरा आजमाए। बट आज कैसा लगा ये ज़रूर बताइएगा। 20वां नंबर पॉइंट यही है। अब जो लगा वो तो समझ में आया या फिर ना आया ये भी बता दीजिएगा, क्योंकि पहली बार हम यूट्यूब पर जो है लॉन्ग वीडियो 20 लेकर के आए हैं। कितना समय लगा ये तो हम भी नहीं बता सकते, क्योंकि यहाँ तो लाइव में है तो कैसे देखेंगे जी। तो आई होप कि आज का वीडियो आपको समझ में आई होगी। मिलते हैं इसी के साथ अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। और एक चीज़ भाई, सुनो सुनो सुनो, आज शाम 7 बजे जो है आप लोगों का लाइव टेस्ट में ऑब्जेक्टिव का टेस्ट रहेगा, क्योंकि पर डे जब हम ठान लिए ऑब्जेक्टिव होगा तो होगा। अभी ऑब्जेक्टिव की जगह आपका सब्जेक्टिव हुआ है ना जी, तो आपका 7 बजे जो है ऑब्जेक्टिव का क्लास चलेगा, आप लोग जरूर आइएगा। तो अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।